नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हर रोज़ मैं किसी मर्डर मिस्ट्री के साथ, उसके इन्वेस्टिगेशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी जो अब तक अनसुलझी है। हालांकि ये पूरी उम्मीद है कि जब तक आप ये कहानी सुन रहे होंगे तब तक शायद इस मामले के जो गुनहगार हैं वो पकड़े गए होंगे। लेकिन इन गुनहगारों ने ये खौफनाक साजिश कैसे रची, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कैसे कैसे उन्होंने सबूत मिटाने के लिए पूरी प्लानिंग की, आज मैं आप सबसे उन बातों की चर्चा करने वाला हूं। ये एक कंप्लीट करंट स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है, जिसके अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये वही स्टोरी है जो 2 रोज़ पहले आप लोगों ने क्राइम तक पर सुनी थी। शम सर ने वो कहानी आप लोगों को सुनाई थी। जबलपुर की एक नाबालिग लड़की जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कथित तौर पर अपने पिता और भाई की हत्या कर दी। कथित तौर पर बात मैंने इसलिए कही और जोर देकर इसलिए कही क्योंकि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ये शक था कि पता नहीं वो नाबालिग लड़की अपने पिता की हत्या में शामिल है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉयफ्रेंड के इन्फ्लुएंस या दबाव के चलते वो मजबूरी में बॉयफ्रेंड का साथ देती गई और उसे बॉयफ्रेंड अपने साथ अगवा करके ले गया। ये सवाल जो है वो पुलिस के सामने बहुत बड़े तौर पर खड़े थे। लेकिन जब इस मामले की जांच थोड़ी आगे बढ़ी और पुलिस को जब सबूत मिले तो पुलिस की आंखें खुल गई। और न सिर्फ पुलिस की आंखें खुल गई बल्कि जिन्हें भी ये सच पता चला वो हैरान रह गए। पूरी कहानी और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताने से पहले आइए जल्दी से उस घटनाक्रम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसी महीने की वारदात है, अब से बमुश्किल 2 या 3 रोज पहले की। होता यह है कि जबलपुर में एक रेलवे कॉलोनी है। उस रेलवे कॉलोनी में एक शख्स जो रेलवे में सुपरिंटेंडेंट के पोस्ट पर तैनात हैं, वहाँ काम करते हैं, और उनका 8 साल का बेटा, इन दोनों की हत्या हो जाती है। मरने वाले शख्स का नाम है राजकुमार विश्वकर्मा। और इस हत्या की जानकारी दुनिया को ऐसे मिलती है कि उनकी नाबालिग बेटी यानी राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी एक ऑडियो मैसेज अपने एक रिश्तेदार को भेजती है जिसमें वो बताती है कि एक लड़के ने उसके पिता और भाई की हत्या कर दी है। ये कहकर वो लड़की अपना मोबाइल फ़ोन घर में ही छोड़ देती है और गायब हो जाती है। जब तक उसके नाते रिश्तेदारों को ये ऑडियो मैसेज मिलता है और जब वो सुनते हैं तो वो हरकत में आते हैं, घबरा जाते हैं। भागते हुए वो पहुंचते हैं जबलपुर के उस रेलवे कॉलोनी में जहां के बारे में ये खबर थी। और पुलिस की मदद से जब वो घर का ताला तोड़ते हैं, घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं, तब वो देखते हैं कि वाकई ये खबर सही है, क्योंकि किचन में खुद राजकुमार विश्वकर्मा की लाश पड़ी थी और घर के फ्रिज में 8 साल के छोटे से बच्चे की लाश को उन लोगों ने कत्ल के बाद कपड़ों में लपेटकर ठूंस दिया था। अब इस मामले की जांच शुरू होती है तो सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं और सीसीटीवी फुटेज में यह दिखता है कि वो लड़की जो राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी है, नाबालिग है, जिसने ये ऑडियो मैसेज भेजकर अपने रिश्तेदारों को बताया है कि मेरे पिता की और भाई की हत्या हो चुकी है और हत्या एक लड़के ने की है, वो लड़की उसी लड़के के साथ सीसीटीवी फुटेज में अलग अलग जगह पर नजर आती है जिस लड़के पर उसने खुद हत्या का इल्ज़ाम लगाया है और जो लड़का शुरू से ही इस मामले में शक के घेरे में है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह है जो उसी के पड़ोस में रहता है। और इसके पीछे की जो वजह शुरुआती छानबीन में सामने आती है वो वजह यह है कि मुकुल सिंह पिछले साल इस नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा कर ले गया था। एलोपमेंट का मामला था और जब भगा कर ले गया, चूंकि लड़की नाबालिग थी, तो पुलिस ने जब रिकवर किया तो घर वालों के कहने पर उस लड़की के बयान पर मुकुल सिंह के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हुई और उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। तो जिस लड़के को जेल भेजा गया, जाहिर है उसके मन में थोड़ी रंजिश या खुंदक तो होगी। यहां तक तो ये बात समझ में आती है कि खुंदक में आकर लड़के ने कत्ल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक बेटी जिसे उसके पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया, वो छोटा सा भाई जो इस लड़की को दीदी दीदी कहता था, उसे इतना प्यार करता था, इस बेटी ने आखिर अपने पिता और छोटे से भाई की हत्या क्यों कर दी? और क्या वाकई उसने ये हत्या की भी या उसे अपने उस बॉयफ्रेंड ने ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया इस हत्या के बाद? ये सबसे बड़ा सवाल था। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दूं, ये जो राजकुमार विश्वकर्मा हैं, उनकी पत्नी की पिछले साल मृत्यु हो गई और तब से राजकुमार जो है वो अकेले थे और उन्हीं के ऊपर इन दोनों बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी थी। वो दफ्तर में काम करते थे, फिर लौट कर आते थे,
अपने बच्चों के लिए खुद खाना बनाते थे, अपने हाथों से उन्हें खिलाते थे, खुद खाते थे, फिर सोते थे। मतलब उस पिता के त्याग और प्यार का कोई मोल नहीं है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब ऐसा पिता जो माँ और बाप दोनों का रोल निभा रहा हो, उस पिता से एक बेटी की ऐसी क्या रंजिश हो सकती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था और पुलिस इसी सवाल को समझने और जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जो छानबीन हुई है, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अब जो छानबीन हुई है, जो जानकारी मिली है, उससे ये पता चला है कि ये बेटी जो है सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के हाथों का मोहरा नहीं थी और न ही बॉयफ्रेंड ने उसे ज़बरदस्ती किडनैप किया, बल्कि ये बेटी अपने पिता के कत्ल में कोल्ड ब्लडेड तरीके से, जिसे कहते हैं ना ठंडे दिमाग से, शामिल थी। और न सिर्फ शामिल थी बल्कि उसने तकरीबन 6 महीने पहले से अपने पिता को एलिमिनेट करने, अपने भाई की हत्या करने की पूरी प्लानिंग रचनी शुरू कर दी थी। अभी जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे इन बातों की पुष्टि होती है। बहुत मुमकिन है कि जब तक आप हमारा ये पेशकश देख रहे हों तब तक हो सकता है कि दोनों गिरफ्तार कर भी लिए जाए, लेकिन फिर भी ये तथ्य जो हैं वो जस के तस रहेंगे, क्योंकि वो तथ्य जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं। हुआ ये कि इस कत्ल के बाद इस लड़की ने और उसके बॉयफ्रेंड ने, दोनों ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन अपने घरों में छोड़ दिए, और इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उनको लगा कि मोबाइल फ़ोन का सर्विलांस हो सकता है और उसके ज़रिए वो पकड़े जा सकते हैं, यानी वो पुलिस को चकमा देना चाहते थे। हालांकि लड़की अपने साथ अपनी माँ का मोबाइल फ़ोन लेकर गई, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादातर वक्त स्विच ऑफ ही है। अब तक पुलिस जो उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है उसमें पुलिस को यही एविडेंस या यही क्लू मिल रहे हैं। लेकिन इन दोनों के, लड़का और लड़की के जो पर्सनल फ़ोन थे, मोबाइल फ़ोन थे, उनको जब पुलिस ने रिकवर किया, बरामद किया और जब उनकी जांच की तो बहुत शॉकिंग बातें सामने आई। ये इनकी सीडीआर, चैट हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री, कुछ रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें जब पुलिस ने खंगालनी शुरू की, एग्जामिन करनी शुरू की, तो ये पता चला कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की प्लानिंग रच रही थी, और सिर्फ 1-2 दिनों में नहीं बल्कि 6 महीने से वो प्लानिंग कर रही थी। दोनों के बीच में इस तरह की बातचीत के पुलिस को सबूत मिले हैं, और ऐसे सबूत जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, जो अकाट्य हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर वो सीक्वेंस या घटनाक्रम क्या था कि इस लड़की ने ऐसी साजिश रची। तो उसका जवाब ये है कि मैंने आपको बताया कि जब ये लड़का लड़की भाग गए थे और लड़की के पिता के कहने पर लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार होकर जेल चला गया, तब इस लड़की को उसके पिता ने अपने एक रिश्तेदार के घर जबलपुर से दूर पिपरिया भेज दिया था, और तब से वो लड़की पिपरिया में रहकर ही पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उसके पिता ने अपनी बेटी से उसका मोबाइल फ़ोन नहीं लिया, उसका मोबाइल फ़ोन उसके पास ही रहा, और इसका फ़ायदा जो है उस बेटी ने उठाया। और बेशक पिता ने उसके बॉयफ्रेंड को जेल भिजवा दिया हो, लेकिन बॉयफ्रेंड जब जेल से बाहर आया तब इस लड़की ने मोबाइल फ़ोन से उससे बातचीत करने की शुरुआत कर दी और दोनों एक दूसरे के टच में रहे। इसी दौरान जाहिर है लड़की नाबालिग है, तो बॉयफ्रेंड ने उस लड़की का काफ़ी हद तक ब्रेन वॉश भी किया और उस लड़की के मन में नफरत भी भरी। इसका नतीजा ये हुआ कि लड़की अपने पिता की हत्या करने के लिए और उसकी साजिश रचने के लिए तैयार हो गई। लड़की को ये पता था कि 10वीं के इम्तहान देने के लिए उसे आज नहीं तो कल, जब भी इम्तहान का डेट करीब आएगा, तो उसे पिपरिया से जबलपुर लाया जाएगा। बस इसी घड़ी का वो इंतज़ार कर रहे थे। लड़की ने यह ठान लिया था कि अगर वो एक बार पिपरिया से जबलपुर आ गई तो फिर जबलपुर से वापस अपने रिश्तेदार के घर पिपरिया किसी कीमत पर नहीं जाएगी, बल्कि वो जबलपुर में ही रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर वो अपने पिता और भाई की हत्या कर देगी। हुआ भी यही। परीक्षा तो उसने दी, बोर्ड का इम्तहान उसने दिया, और अब से कुछ दिनों के बाद उस लड़की को उसके पिता फिर से पिपरिया अपने रिश्तेदार के घर भेजने वाले थे। लेकिन लड़की को इस बात की खबर मिल चुकी थी, बॉयफ्रेंड को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी, और फिर दोनों ने मिलकर राजकुमार विश्वकर्मा यानी लड़की ने अपने पिता की हत्या की प्लानिंग की। इस प्लानिंग के तहत जिस रात को यह हत्या हुई, उस रात को आधी रात ये जो लड़का है वो राजकुमार विश्वकर्मा के घर के इर्द गिर्द गैस कटर, ग्लव्स और दूसरे साजो सामान लेकर घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर लड़की इस मर्डर में इन्वॉल्व है
तो आखिर वो लड़का गैस कटर लेकर राजकुमार विश्वकर्मा के घर में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था और क्यों उसके निशान भी उनके दरवाजे पर मिले जहां गैस से दरवाजे को काटने की कोशिश हुई गैस कटर से। तो इसका जवाब, चूंकि लड़का लड़की भी पकड़े नहीं गए हैं, तो अंदाजन ये कहा जा सकता है कि शायद लड़का लड़की दोनों पुलिस को गुमराह करना चाहते थे, ये भरमाना चाहते थे कि बाहर से कोई इंट्रूडर आ गया घर में और उन्होंने ही हत्या कर दी, इसीलिए वो गैस कटर से अपने पिता की हत्या करने के लिए घर के अंदर घुसना, अपने बॉयफ्रेंड को घर के अंदर घुसाना चाहती थी। लेकिन जब कत्ल हो गया तो फिर उनको लगा कि ठीक है, अब भाग जाना ही इकलौता रास्ता बचा है, अदरवाइज हो सकता है कि वो एक अलग इंप्रेशन देने के लिए और इस तफ्तीश को एक अलग दिशा देने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करके उस घर में घुसने का एक प्रपंच जो है वो रच रहे थे। तो खैर, ये भी बात अब तक की तफ्तीश में सामने आई है। रही बात इन दोनों के भागने की, तो आपको शम्स सर ने ज़रूर बताया होगा कि ये दोनों इतने शातिर थे कि ये रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ज़रूर, लेकिन ट्रेन में इन्होंने बोर्ड नहीं किया। घर से भागने के बाद रेलवे स्टेशन के एक गेट से इन्होंने एंट्री ली, दूसरे गेट से एग्जिट ले ली, वहाँ से निकल गए और फिर बस में बैठकर जो है वो उन्होंने आगे का अपना रास्ता तय किया। तफ्तीश करते हुए पुलिस को ये पता चला है कि ये लड़का जो है अपने साथ सारे अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लेकर गया है। ऐसा इंसान तब करता है जब वो उन एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के ज़रिए कहीं नौकरी ढूंढने या अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा हो। और जिस तरह से ये लड़का अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया है, उसे देखकर ये लगता है कि शायद लड़का इन सर्टिफिकेट्स की बदौलत आगे कहीं नौकरी की तलाश में होगा और वो लड़का अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी किसी अनजान जगह पर गुजारना चाहता है। इस इरादे से दोहरा कत्ल करके दोनों भाग निकले हैं, लेकिन जाहिर है पुलिस की टीमें उनका पीछा कर रही हैं। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक उनकी एक लोकेशन पुणे में मिली थी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो पुणे में ही होंगे, अब तक वो कहीं और चले गए होंगे। पुणे में उन्होंने अपने पिता के खाते से, इस लड़की ने अपने पिता के खाते से 10,000 रुपये निकाले और एक बार एक रेस्टोरेंट में पेमेंट करने के लिए अपनी माँ का मोबाइल फ़ोन, जो वो लड़की लेकर भागी है, उस मोबाइल फ़ोन को उसने ऑन भी किया था और एक रेस्टोरेंट में ऑनलाइन पेमेंट उस लड़की ने की थी। इससे इस बात की पुष्टि हुई कि वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड जो है वो पुणे की तरफ गए हैं, लेकिन अभी वो कहाँ हैं इसके बारे में पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। पुलिस अलबत्ता उन पर नज़र रख रही है और उनको रडार में पुलिस ने ले रखा है और ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में वो दोनों गिरफ्तार होंगे। अगर हम इनके प्रोबेबल हाइडआउट्स की बात करें तो ये लड़का जो है मुकुल सिंह बॉयफ्रेंड, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, आगरा का। उसकी माँ का घर आगरा में है और उसके पिता मूल रूप से मथुरा के रहने वाले हैं। ऐसे में आगरा और मथुरा के इलाके में भी पुलिस की नज़र है कि कहीं वो अपने ननिहाल या ददीहाल में जाकर या किसी दोस्त या जानकार के पास जाकर छुपने की कोई तैयारी या प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। तो फिलहाल सारे एस्पेक्ट्स खुले हुए हैं, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो सबसे शॉकिंग और सबसे अजीब बात है वो यही है कि एक लड़की, न सिर्फ नाबालिग लड़की, अपने पिता के कत्ल की साजिश में शामिल होती है, सबूत के हवाले से अगर बात करें तो शामिल होती हुई दिखती है, बल्कि अपने पिता के साथ साथ वो अपने छोटे भाई का भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से कत्ल करती है। आपके मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि छोटे भाई का कत्ल क्यों किया, वो तो मासूम था। लेकिन उसका जवाब जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं तब तक मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि शायद बच्चे ने, अब उसी घर में है तो देख ही लिया होगा कि ये दोनों पिता की हत्या कर रहे हैं, तो कहीं राज खुल ना जाए, सबूत बाहर ना आ जाए, 8 साल का बच्चा कहीं सब कुछ दुनिया को बता ना दे। तो इस डर से, सबूत मिटाने के इरादे से उन्होंने अपने भाई की, यानी उस 8 साल के बच्चे की हत्या की होगी, ऐसी आशंका पुलिस को है। तो खैर, ये थी अब तक की पूरी अपडेट। इसे मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। बट आई होप कि ये जानकारी वैल्यूएबल रही होगी और आप में से जो भी लोग इस खबर को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये जानना अहम रहा होगा। तो खैर, आइए इससे पहले कि इस पेशकश को मैं ख़त्म करूं, जो कहानी मैंने आप लोगों को एक रोज़ पहले सुनाई थी उस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मुंबई की वो कहानी थी जिसमें एक लड़की की मौत एपिलेप्सी यानी मिर्गी की वजह से हो गई थी। तो मिर्गी एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, लेकिन अगर मिर्गी की वजह से किसी की मौत हो जाए तो जाहिर है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। लेकिन एक जवान लड़की की मौत जब मिर्गी जैसी बीमारी से हो जाए तो जाहिर है उसका एग्जामिनेशन होना और उसकी जांच होना भी लाजमी हो जाता है। तो जब डॉक्टरों को इस बीमारी के बारे में पता चला, मौत के बारे में पता चला, तो उन्होंने न सिर्फ इस मामले की अपने तौर पर जांच की बल्कि लोकल थाने के पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। और आपको
जानकर हैरानी होगी कि जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि लड़की की मौत मिर्गी से नहीं बल्कि कत्ल किए जाने की वजह से हुई थी। कौन है उसका कातिल, क्या है पूरी कहानी, अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने जो उस पर कमेंट किया था, आइए कुछ कमेंट पढ़ता हूँ। दीपाली हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं आपकी रेगुलर लिसनर हूँ और कमेंट भी करती हूँ। सो नाइस ऑफ यू दीपाली जी। गीता रानी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने अपनी बात रखी है। उमेश भूया जी, ये लातेहार झारखंड से हैं और फ़िलहाल वो बेंगलोर में हैं, वहीं रहते हैं और मेरी स्टोरी सुनकर वो बहुत खुश होते हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। उमेश भूया जी ने चरण स्पर्श भी कहा है, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद आपको, बहुत खुश रहिए आप। जय श्री राम के नाम से एक हमारे दर्शक ने विश किया है, उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, विजेंद्र सिंह जी। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब ने कमेंट किया है, रेगुलर कमेंट करते हैं। मुकुंद भारतीय जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। जेमिनी राजहंस का कमेंट है, उन्होंने मुंबई के उस जगह का नाम जहाँ की वो पिछली घटना थी, खेरवाड़ी, लिखकर मुझे बताया। हो सकता है कि मैंने कुछ और प्रोनाउंस किया हो, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह का नाम सही तरीके से मैं उच्चारण कर पाऊँ ऐसा मुमकिन नहीं है। लोल वीडियो के नाम से एक आईडी है, द वे यू प्रेजेंटेड स्टोरी इज़ ऑसम सर, उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। सुजाता सारा इब्राहिम रेगुलर हमारी लिसनर है, उन्होंने वेरी सैड लिखा है। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से हैं। प्रदीप भाम्बू जी, आफ्ताब सिद्दीकी, तनुमान जी हैं। दीपक हीरा जी आजकल ऐसे तो पंजाब के हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। प्रवीण सैनी जी, बेबी शर्मा ने भी कमेंट किया है, वो आसाम से हैं। और तुषार श्रीसात, इन्होंने भी लिखा है कि आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत बढ़िया है। राजहंस राजेश पद्म ने भी कमेंट किया है। वर्जीनिया डिसूजा ने कमेंट किया है। अमन WM के नाम से एक आईडी है। PK चंद्रा जी हैं। प्रकाश P और सिमी SK, उधम सिंह लोधी, इन्होंने भी कमेंट किया है, उन्होंने हालचाल पूछा है, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है। दीपक फौजी बुलंदशहर से हैं और उन्होंने लिखा है कि गुस्सा इंसान का वो बहुत ख़राब होता है। दिनेश कुमार और नेहा कुमारी, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूँ, सारे कमेंट्स और सारे लोगों के नाम एक दिन लेना संभव नहीं होता है, तो मैं रैंडमली कमेंट पढ़ता हूँ, कभी न्यूएस्ट फर्स्ट करके, कभी टॉप कमेंट का सिलेक्शन करके पढ़ता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट करते रहिए, अपनी बातें मुझ तक पहुँचाते रहिए। सारे कमेंट्स मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ, हर कमेंट को यहाँ आकर बेशक न पढ़ पाऊँ, तो जिन लोगों के नाम या कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ वो आप प्लीज़ इसे अदरवाइज़ न लें और ऐसा भी न समझे कि ये कोई पिक एंड चूज़ वाली बात है, बल्कि रैंडमली मैं सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप लोगों के इन कमेंट्स से बहुत हौसला मिलता है और एक पॉजिटिविटी भी आती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।